नमस्कार। न्यूज़ के एक नए संस्करण में मैं आपका दोस्त और होस्ट राज आपका स्वागत करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने थोड़ी सी राजनीतिक बातें की थी। देश में इलेक्शन का माहौल है और एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते और राजनीतिक शास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इन सब चीज़ों से आंख मूंद के बैठे रहो। और तो बहुत सारी बातें हुई हैं, रोज़ नई नई बातें हो रही हैं जिसके स्वरूप चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे कि अभी हमारे देश में दो गठबंधन चल रहे हैं, एक इंडी गठबंधन है और एक एनडीए गठबंधन है। तो इंडी गठबंधन जो है, जो शुरुआत तो जिसकी हुई थी मगर वो सिरे नहीं चढ़ पाया। नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता बनर्जी ने आज अपनी 42 की 42 जो लोकसभा की उम्मीदवार हैं उनके पश्चिम बंगाल से, वो उन्होंने आज जो है घोषित कर दिए। उसमें दो पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद और यूसुफ पठान को, प्लस एक अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल की खबरें आ रही हैं, जब से संदेश खाली का वाक़या हुआ है। संदेश खाली आपको शायद मालूम हो, एक वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे औरतों के ऊपर कुछ जोर ज़बरदस्ती की गई थी और काफ़ी सारी बुरी घटनाएं हुई, जिससे वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और बीजेपी ने उसको एक इलेक्शन का अपना एक मुद्दा बना लिया कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। तो वो मूल रूप से वो ज़्यादा एक टारगेट हो गया पश्चिम बंगाल की सरकार के पीछे। और क्योंकि बीजेपी ने और मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया हुआ है, इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और लोगों को जागृत करें। तो राजनीति और वोटिंग की अपनी हो सकती है, लेकिन औरतों के साथ बुरा व्यवहार करना या उनका रेप करना या उनको परिताड़ित करना, ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और जिसके काफ़ी बुरे परिणाम हैं। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ली और वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव के दौरान काफ़ी उथल पुथल होती है। इसी क्रम में एक इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रीज़न मालूम नहीं है उनका क्या है। वो कभी कोई बोल रहा है कि भाई बीमारी का रीज़न है, कोई बोल रहा है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि जब तक ये पूरी बात सामने नहीं आ जाती। इसी तरह एनडीए के अंदर बंटवारे में बिहार और महाराष्ट्र की सीटों के बारे में काफ़ी बात की जा रही है। जो आप जैसे कि आप जानते हो कि चिराग पासवान, जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, और एक लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से उनकी एक पार्टी है जो बिहार के कुछ एरिया में काफ़ी अच्छा उनका दबदबा है, उनके साथ सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। अगर आप लोगों को राजनीति का कुछ अनुभव हो तो बहुत सारे ऐसा था कि रामविलास पासवान जो थे, एक किस्म से राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था उनको, कि जिसकी भी सरकार आती थी उसी की तरफ वो हो जाते थे। परंतु चिराग पासवान को देख के ऐसा लग रहा है कि भविष्य में उनके अंदर संभावनाएं हैं और वो बिहारी और बिहार की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके आने से बिहार में कुछ परिवर्तन हो जाए, आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी इनको देखा जा रहा है। उसके अलावा महाराष्ट्र की समस्या भी हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारी पार्टियां थी, उन पार्टियों के अंदर ही पार्टियां हो गई। जैसे शिवसेना दो गुटों में बट गई। अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, उनके अंदर भी दो फाड़ हो गए, उनके भतीजे अजीत पवार अलग हो गए। तो एक तरफ शरद पवार है, एक तरफ अजीत पवार है। कांग्रेस भी वहाँ पे अच्छी परिस्थिति में नहीं है। वहाँ पे जो उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे चौहान साहब, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बाकी शिवसेना के पुराने लीडर और कांग्रेस के पुराने लीडरों ने पार्टियां चेंज कर लिया। तो वहाँ की एक परिस्थिति थोड़ी सी ऐसी है कि जहाँ पे सीटों के बंटवारे में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन में प्रकाश अम्बेडकर हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र हैं और एक नेता है महाराष्ट्र में।
उनके और उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस और शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बीच में भी अभी सीटों का तालमेल नहीं हुआ। आने वाले समय में अमूमन ये है कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि 10 या 11 मार्च को चुनाव की घोषणा हो गई थी, परंतु इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के बाद ये हो सकता है आगे जाए, क्योंकि अब केंद्र सरकार नया इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करेगी, तो हो सकता है चुनाव थोड़ा देर हो जाए, मे बी 10 से 12 दिन या एक हफ्ता चुनाव में देरी हो जाए। इसके अलावा एक घटना यह है कि भारत ने यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल के लिए रिफॉर्म्स के लिए एक अच्छी बात करी है कि एशिया पैसिफिक, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इन सब से जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया है। तो वो डिप्लोमेसी की बातें चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय में खबरों में एक खबर ये भी है कि एक शिप बॉम्बे के पास उसको पकड़ा गया है, जिसके अंदर कुछ ऐसे ऑपरेटर्स और मशीनें मिली हैं जिनका न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल्स बनाने के लिए उस मशीन का उपयोग किया जाता है। वो मशीन जो है चाइना से भारत होते हुए पाकिस्तान जा रही थी, जिसपे माल्टा देश का झंडा लगा था। और कहते ऐसा है कि रशिया की इंफॉर्मेशन, गुप्त इंफॉर्मेशन से भारत की अथॉरिटीज़ को ये पता लगा और उन्होंने इसको इंटरसेप्ट करके अपने चेकिंग वगैरह करी और वो मटेरियल जो है उसको रिकवर किया। इसके अलावा राजनीति के अलावा सामाजिक भी कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसमें जो किसानों का मुद्दा है वो अभी थोड़ा ठंडा हुआ पड़ा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम 12 तारीख के बाद जो है दिल्ली में अलग अलग वाहनों से, ट्रेन से, बसों से आके कूच करेंगे और दिल्ली पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे। सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है कि इसको रोका जाए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल, और मेरा ये मानना है कि अब तो सरकार नहीं बनने वाली है, इलेक्शन आने वाला है, तो आप ज़्यादा ध्यान इलेक्शन पे लगाइए, पार्टी को वोट आउट करिए। पंजाब में आपकी सपोर्टिव पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही, तो जाती हुई सरकार या इलेक्शन के मोड वाली सरकार को दबाना और उसके ऊपर प्रेशर डाल करके माहौल ख़राब करने से अच्छा तो यही है कि आप उनके खिलाफ चुनाव लड़िए और लड़के जीत के अपनी पॉलिसी को चेंज करा लीजिए। क्योंकि एमएसपी का मुद्दा और खेती का मुद्दा एक व्यापक मुद्दा है, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, कमेटियाँ बना चुकी है, अलग अलग जो इसके एक्सपर्ट है वो अपने विचार दे चुके हैं। सरकार की अपनी मजबूरियां, इकोनॉमी में कैसे इसको किया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट भी करना चाहती है और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करना चाहती है, सो दैट कि कैश रिच जो क्रॉप्स हैं वो की जाए, ऐसी फसलों को उपजाया जाए जिससे कि एथेनॉल बन सके, और एथेनॉल का इस्तेमाल वो पेट्रोल में मिला करके गाड़ियों के चलाने के लिए यूज़ किया जा सके, जिससे कि किसान की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े, उन्हें अच्छा पैसा मिले। आजकल चावल से, गन्ने से, पराली से एथेनॉल बनाया जा रहा है, और कुछ परसेंटेज में ऐसे इंजन में चेंजेस भी किए गए हैं जहाँ से 10 से 20% एथेनॉल ऑलरेडी मिलाया जा रहा है। और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी इस मामले में काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। तो अगर ये अल्टरनेटिव फ्यूल का काम में किसान लगते हैं और किसान जो है अगर ज़्यादा इस तरफ ध्यान दें और एक क्रॉप के लिए ज़्यादा ध्यान ना दे करके उसको डाइवर्सिफाई करें, तेलन और दलहन के ऊपर अगर काम करें, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि पंजाब के अंदर पानी जो है उसका जो स्तर है वो नीचे होता जा रहा है, और ये गेहूँ और चावल के पैडी की फसल जो है काफ़ी पानी पीती है, और गन्ने की फसल में भी काफ़ी पानी लगता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सब लोगों को आपस में मिल बैठ करके बातें करनी चाहिए और इसका एक सलूशन निकालना चाहिए। और मेरी तो किसानों से निवेदन ये रहेगा कि जब नई सरकार आए, चाहे वो जिसकी भी सरकार आए, उसके साथ बैठ करके पॉलिसी डिसीजन लेके क्या कर सकते हैं बेस्ट, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े और इसको इमोशनल मुद्दे से हटा के प्रैक्टिकल मुद्दा किया जाए। दिस वॉर इज नॉट बिटवीन पंजाब एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री और
बीजेपी एंड पंजाब, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब भी देश का हिस्सा है और पंजाब के का जो बलिदान है, पंजाब का जो सहयोग है, पंजाब का जो सपोर्ट है, वो कोई भी भूल नहीं सकता। और जिसकी वजह से अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप आ जाएगा, इनकम होगी, तो पंजाब के नवयुवक जो है बाहर जाने के लिए इतने उत्साहित नहीं रहेंगे। मैंने आपको कल के एपिसोड में ही बताया था कि कैसे दलालों द्वारा उनको रशिया लेके जाया गया है और वहाँ जा कर के उनको एक आर्मी में, रशियन आर्मी के फ्रंट पे भेज दिया गया है यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए। तो इन सब चीज़ों के वगैरह अगर हम ध्यान देंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों का ध्यान जो है वो इलेक्शन की तरफ है। हर आदमी अपने एक मुद्दे से लड़ता है और जो भी सरकार आती है उसका काम है कि देश की सेवा के लिए और देश के लोगों के भलाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारे देश में अच्छा हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी साहब काफ़ी जो है रोड सड़क का विस्तार कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं। हाईवे के आसपास काफ़ी सारे आप देखते होंगे आजकल ऐड आ रहे हैं, बहुत सारी टाउनशिप आ रही हैं, कमर्शियल स्पेसेस आ रहे हैं। इससे काफ़ी रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन होने से क्या है कि अगर दिल्ली मुंबई हाईवे बन गया और मेरठ का रास्ता कम वो हो गया तो रोज़गार काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सड़कें अच्छी होंगी, उसके आसपास मार्केट बनेंगे, लोगों की बसावट होगी, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप भी होगा और लोग अलग, किसानों के बेटे अलग रोज़गार में आएंगे। और देखते हैं आगे चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है उसके ऊपर हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में बजट आया था, इंटरिम बजट, जिसमें PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक स्कीम, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी। साथ में एक फेम है जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी और इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कारों का और हाइड्रोजन प्लस फॉसिल फ्यूल के बारे में एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं। मेरे आप अगर YouTube चैनल देखेंगे तो मैंने उसके अंदर ये आने वाले टाइम का, आज से 1 साल पहले के मेरे वीडियो हैं कि PLI स्कीम क्या थी। उसके ऊपर अभी भारत सरकार के काफ़ी ध्यान देने के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियां काफ़ी ध्यान दे रही है और उससे काफ़ी मेड इन इंडिया बिजनेस जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक पॉलिसी के बारे में भी मैंने डाला था, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आने वाले समय में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो जितने ज़ोर शोर से इसको लाया गया मार्केट में, क्या वो सस्टेन कर पाएगी हाइड्रोजन गाड़ियों के मुकाबले। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उसको आगे बढ़ाने में लाभदायक होएगी। क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के काम में आएगी, जो कि हम जीरो एमिशन, बिल्कुल ही धुआं खत्म करने की बात कर रहे हैं। उस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ सरकार की बजटरी एलोकेशन में, इंटरिम बजट में चेंजेस हुए हैं, जिसमें फेम में उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया है और फेम में थोड़ा पैसा कम किया है और PLI स्कीम में पैसा बढ़ाया है, ताकि जो है इंडिजीनियस काम हो, लोकल मेड इन इंडिया के ऊपर कंपनियां काम करें और जिससे कि रोज़गार भी बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े। तो अब ये आगे आगे देखना पड़ेगा कि ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जो है, जो OEMs हैं, जो गाड़ियाँ बनाते हैं, वो कैसे इन दोनों पॉलिसीज़ का सामंजस्य बिठा के लोगों को सस्ती कारें और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ियाँ प्रोड्यूस करके देंगे एक अच्छे प्राइस पे। तो कभी इसके बारे में विस्तार से मैं बात करूँगा, इसकी पॉलिसी के बारे में बात करूँगा। इसके अलावा जो UN की पॉलिसी बनी है, जो UN में भारत ने एक प्रपोजल डाला है UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए, उसके बारे में भी मैं आपसे एक डिटेल में चर्चा करूँगा। मन तो बहुत कर रहा है कि राजनीति की चर्चा करें और राजनीति की चर्चा करने के लिए थोड़ा ग्राउंड पे होना ज़रूरी है। और जैसे इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ जाएगा, इसकी घोषणा हो जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो उसके बाद ग्राउंड से मैं आपको रिपोर्टिंग करके आपको सारी बात बताऊंगा। मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं भी, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरा चैनल थोड़े टाइम के लिए बंद था। मैं एक राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ
और मुझे राजनीति में काफ़ी रुचि है और इसके बारे में कोशिश करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो आप लोगों के सुझाव और कमेंट्स की भी का भी इंतज़ार रहेगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम नियर फ्यूचर में कुछ अच्छे यूट्यूबर जो सामाजिक लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके भी आपके साथ बात करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।